हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहें। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये जो एमसीक्यू सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली लेके आए हूं। जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाइए और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देन उसके बाद उससे 4 ऑप्शंस आएंगे और आपने 1 to 30 पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है। तो फर्स्ट का आंसर आपके हिसाब से क्या है आपने वो लिखना है और फिर जैसे ही मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा तो आपने उसके आगे टिक करना है या फिर क्रॉस करना है। और लास्ट में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन होने के बाद आपने व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। और गाइज, इसको मैं पर्सनली चेक करने वाला हूं, हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस फर्स्ट एमसीक्यूज में, सेकंड एमसीक्यूज में, थर्ड एमसीक्यूज में एंड सो ऑन आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है और कितना आपने इंप्रूव किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइज फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ। सो गवर्नमेंट बजट के हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ट्रू फॉल्स भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और असर्शन रीजन करेंगे। ये है पार्ट नंबर 1। ऐसे पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा। राइट गाइज, तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, केबीसी कौन बनेगा चैंपियन सीरीज का, आपकी स्क्रीन पे। अ गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर फॉर अ फिस्कल ईयर रनिंग। गवर्नमेंट बजट कौन से फिस्कल ईयर के लिए किया जाता है, मतलब जो फिस्कल ईयर है वो कब से कब तक का होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है 1 Jan to 31 दिसंबर जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, 1 April to 31 दिसंबर, 1 April to 31 मार्च या फिर 1 Jan to 30 अप्रैल। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपने बताना है इसका आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। सो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा फर्स्ट, केबीसी के पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका सही था वो यस बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं गाइस, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है और फिस्कल ईयर भी बोला जाता है। याद रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो फाइनेंशियल ईयर है। गाइस, यही फिस्कल ईयर है, यही फाइनेंशियल ईयर है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट बोला जाता है। क्यों भाई डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये डायरेक्टली कहां से कलेक्ट हुआ? द प्रोड्यूसर ऑन गुड्स प्रोड्यूस, द सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर ऑफ गुड्स या फिर द इनकम अर्नर। ए, बी, सी या डी। आपके हिसाब से क्या लगता है यार, आपके आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? तो गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था ना हमने। डायरेक्ट का टैक्स कौन सा होता है? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो किस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते बेटा जी? डायरेक्ट टैक्स का। क्यों डायरेक्ट बोला जाता है? बिकॉज वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इनकम अर्नर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर डी। और जिस इसका करेक्ट है यार, ये स्माइली आनी चाहिए आपके फेस पे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? इट मींस 3 आंसर रॉन्ग होंगे और एक ही आंसर करेक्ट होगा। डायरेक्ट कौन से उसको अवॉइड कर दो तो इनडायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। गाइस, कॉर्पोरेशन टैक्स, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स ही होता है। अगर इंडिविजुअल की इनकम पे टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं और कंपनी की इनकम पे टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सो गाइस, नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, जीएसटी स्टैंड फॉर। सो गाइस, ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। क्योंकि एग्जाम में ना तो सारे इजी आएंगे, ना ही सारे टफ आएंगे, ना ही सारी एवरेज आएंगे, एक कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहां पर भी आपको 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत इजी दिखेंगे, 10 क्वेश्चन आपको एवरेज दिखेंगे और 10 क्वेश्चन आपको अबव एवरेज दिखेंगे। राइट गाइस, और जिसने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, उसके लिए 30 के 30 क्वेश्चन इजी बनने वाले हैं। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी स्टैंड फॉर ए,
गुड्स एंड सेल्स टैक्स, बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी गुड्स एंड सिंपल टैक्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या है बेटा जी? जीएसटी, जीएसटी स्टैंड्स फॉर ए, बी, सी या फिर डी गाइस? जीएसटी स्टैंड फॉर ए, बी। सो करेक्ट आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? प्रॉफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स? तो गाइस प्रॉफिट टैक्स, जिस पे प्रॉफिट आया, जिस इनकम पे प्रॉफिट आया, जिस कंपनी को प्रॉफिट है उसी पे लगे कॉर्पोरेशन टैक्स इसको बोलते हैं, तो ये तो डायरेक्ट है। वेल्थ टैक्स ये भी सर डायरेक्ट है। गिफ्ट टैक्स ये भी डायरेक्ट है। कस्टम ड्यूटी ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बायर को बियर करना पड़ता है गाइस, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, फिर सेल टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चले गाइस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम? इसमें से कौन सा नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज या फिर नन ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम? जल्दी से गाइस, कौन सा नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है? कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज, जीएसटी या फिर नन ऑफ द अबव? मतलब जिससे नेशनल इनकम या तो बढ़ती है या फिर कम होती है गाइस, बताइए। इसको आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? हमारी दो तरह की इनकम होती है। एक इनकम होती है जो हमने कमाई है, और एक इनकम होती है जो वन साइडेड इनकम होती है। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आपने सुना होगा, राइट ना? तो गाइस कौन सा? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान से देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स आपका वन साइडेड टैक्स है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा। सब्सिडीज वन साइडेड है जी, राइट है, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं होगा, तो ये तो आपका नेशनल इनकम को अफेक्ट नहीं करेगा। जीएसटी से क्या है? 10,000 वाला सामान कितने में? 12,000 में हो गया, तो 2,000 गुड्स की वैल्यू बढ़ी है, राइट है। वो सामान आज 10,000 का 12,000 का ही कहलाएगा। तो वो पैसा जिसके अगेंस्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, वो आपकी नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा, क्योंकि नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम रिकॉर्ड किया जाता है गाइस, नॉन फैक्टर इनपुट या फिर वन साइडेड इनकम रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो जीएसटी इज द करेक्ट आंसर। जैसे इसका सही था यार यस बोलिए और अपने पेट थपथपाइए। पेंशन पेमेंट इज एग्जांपल ऑफ गाइस टाइप ऑफ बजट हमने किया था। एक रेवेन्यू बजट होती है, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पेंशन किसका एग्जाम्पल है? ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, या फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है? बताइए गाइस, जो सरकार पेंशन देती है ये सरकार का फर्ज है या नहीं है? हाँ सर, सरकार का फर्ज है ये। और जो भी जितने भी फर्ज वाले होते हैं ना, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो सरकार का फर्ज है, चाहे वो पेंशन है। अच्छा, यहां पर ये नहीं बताया पेंशन कौन सी, तो हम क्या मानेंगे यार? कौन सी पेंशन? आप ओल्ड एज पेंशन मान सकते हो इसको, राइट ना? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट गाइज, सब्सिडी आर एन एग्जांपल ऑफ। सब्सिडी किसका एग्जांपल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। गाइस सब्सिडी देना सरकार का क्या है? एक फर्ज है, क्योंकि अगर टैक्स लेना सरकार का क्या है? हक है, तो सब्सिडी देना सरकार का फर्ज है। सब्सिडी उन चीजों पे दी जाती है जहां पे सरकार को लगता है कि यार यहां वेलफेयर अफेक्ट हो रहा है, तो वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, प्रोड्यूसर को इंकरेज करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी आर एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किसका एग्जांपल है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। द करेक्ट आंसर इज ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? इसमें से कौन सा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है?
सो गाइस हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जिससे इकोनॉमी की राइट अच्छे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट, और नॉन डेवलपमेंट मतलब जिससे डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही, जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है, सेफ रह रहे हैं। तो कौन सा एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट है, साइंटिफिक रिसर्च या फिर सेकेंड सोशल वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या फिर नन ऑफ द अबव, ए बी सी या फिर डी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो गाइस सी जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, वो आपका चाहे वो डिफेंस के लिए दिया जा रहा है, राइट है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया जा रहा है, तो ये जो सारे का सारा एक्सपेंडिचर है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, नॉट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बाकी दोनों क्या थे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे। रीपेमेंट ऑफ लोन इज एग्जांपल ऑफ, रीपेमेंट ऑफ लोन किसके एग्जांपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। गाइस आपको बताया था एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक प्लान्ड एक नॉन प्लान्ड, एक रेवेन्यू एंड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल में क्या फर्क है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो जिससे एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है ऐसा एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, यस सर। तो करेक्ट आंसर इज ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच डेफिसिट टू अराइव प्राइमरी डेफिसिट। गाइस प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं। वो जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं माइनस, वो कहां से करते हैं, वो रेवेन्यू डेफिसिट से करते हैं, वो कैपिटल डेफिसिट से करते हैं, या फिर फिस्कल डेफिसिट से करते हैं, या नन ऑफ द अबव, ए बी सी या डी। जिसने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, फॉर्मूलेस किए हैं, उसके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा, और जिसने नहीं किए गाइस, तो गाइस कॉन्सेप्ट तो किए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, हर लेक्चर में रिपीट करता हूं, कॉन्सेप्ट इज द की टू सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कोई फायदा नहीं है यार, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी, राइट ना। गंगा में से एक बाल्टी पानी निकाल के बोलो जी गंगा का पानी कम हो गया, वो वाली बात हो जाएगी। सो गाइस अगर आप चाहते हो 100% मार्क्स हासिल करना, 40 में से 40 मार्क्स लाना और एमसीक्यूज हर एक करेक्ट करना, तो फर्स्ट यू नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स, या यू नीड टू 100% परफेक्शन ऑन कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। सो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना गाइज, और कॉन्सेप्ट पे फोकस अगर आपका है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के लिए, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ऐसे करके मेरी ये दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, तो बताइए कैसे हम इसको और कर सकते हैं, इंक्रीज किया जा सकता है गाइज, राइट है। तो जितना हो पाएगा यार मैं आप लोगों की पॉसिबल हेल्प करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट किस में से डेफिसिट माइनस होती है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट, इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। यस और यस, यस सर। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग इन गवर्नमेंट बजट इज, बताइए बेटा बोरिंग किसका पार्ट है, बोरिंग इन गवर्नमेंट बजट। बोरिंग समझते हो ना, लोन लेना। बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट, बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या डेफिसिट इन टैक्स। आपको बताया था गाइस, आपको बताया था मैंने कि डैश डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। याद आया या नहीं आया, कौन सी डेफिसिट बोरिंग्स के इक्वल होती है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिसिट। सो गाइस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट। मैंने पीपीटी की हेल्प से आपको ये पूरा का पूरा, इवन हमने एक बजट, एक इमेजिनरी बजट का फॉर्मूला करके या एक एग्जांपल लेके आपको ये चीज करवाई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर इज फिस्कल डेफिसिट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए, ए बी सी या फिर डी। आपके ऑप्शंस आर लोन फ्रॉम आईएमएफ रेवेन्यू रिसिप्ट है, गाइस लोन लेना तो यार लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो रेवेन्यू तो नहीं हुआ, तो ये तो ट्रू नहीं है। हायर रेवेन्यू डेफिशिएट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिशिएट, अगर रेवेन्यू डेफिशिएट ज्यादा तो इससे फिस्कल डेफिशिएट भी ज्यादा है। हाउ, कैसे? रेवेन्यू डेफिशिएट और फिस्कल डेफिशिएट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर एक ज्यादा होगी तो इससे जरूरी नहीं है कि सेकंड डेफिशिएट भी ज्यादा होगी, राइट है। मम्मी अगर मोटी हैं तो पापा भी मोटे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ये दो अलग अलग फैमिली से हैं, एक ही जीन नहीं है, राइट है। अगर आपका एक ही जीन है, ऐसा हो सकता है कि पापा और सारे भाई बहन मोटे हैं बट मम्मी और पापा मोटे होंगे, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट है। बोरिंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिशिएट। अभी गाइस हमने करा पिछले क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। और रेवेन्यू डेफिशिएट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या बात कर दी यार। रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर इज सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका सही था एक बार यस बोल सकते हैं जहां पे भी आप बैठे हो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। While financing a deficit, under which measure government can print more currency? जब डेफिशिट को मतलब फाइनेंस करना, डेफिशिट को करेक्ट करना, कम बैक करना है, टैकल करना है, तो गवर्नमेंट प्रिंट करेगी करेंसी का विच मेजर के थ्रू, डेफिशिट फाइनेंसिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, इशूइंग बॉन्ड्स या नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी, बेटा जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो गाइस ए इज द करेक्ट आंसर। डेफिशिट फाइनेंसिंग होता है नए नोट छापना, आरबीआई से बोरो करना पैसे, राइट। आरबीआई से पैसा बोरो करना, आरबीआई कैसे देगी बेटा, मतलब नोट छाप के, कि और तो पेड़ तो लगे नहीं हुए उसके पास मशीन लगी हुई है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गाइज मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो यही वाले होते हैं, क्योंकि आपको कई बार एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू लगती हैं। यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है ट्रू कौन सी है, इसमें से कोई एक ट्रू नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई फिस्कल डेफिसिट जो होती है ना, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको ये एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले तो आप एनालाइज करो यार कौन सा ए बी सी या फिर डी, कौन सा करेक्ट आंसर है। जल्दी, यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड आपको मिल रहे हैं। ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर। The correct answer of this question is statement number 4, option number D. Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment. So guys, primary deficit का formula पता है ना, fiscal deficit minus interest payment, right है। तो fiscal deficit क्या है, fiscal deficit मतलब primary deficit minus interest, interest को दूसरी साइड ले जाओ तो यही तो formula बन जाएगा। तो आइए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ बेटा। formula होता है हमारा primary deficit का, प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट को इधर ले आओ, तो प्राइमरी डेफिशिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिट। हुआ या नहीं हुआ, तो फिस्कल डेफिशिट इज अ सम ऑफ प्राइमरी डेफिशिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी डेफिशिट इन गवर्नमेंट बजट इज, प्राइमरी डेफिशिट कौन से है बेटा बताइए। प्राइमरी डेफिशिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो गाइज मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा। करेक्ट आंसर कौन सा, ए बी सी या फिर डी? बिल्कुल 100% गाइज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिशिट, इज प्राइमरी डेफिशिट। यस और यस, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स
फिजिकल डेफिशिट किसके इक्वल होती है, मतलब देखिए फिजिकल डेफिशिट का क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ सकता है वो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डेफिशिट में से मिनिमम एक मैक्सिमम दो क्वेश्चन 100% है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नाम बदल देना अगर डेफिशिट में से एक या दो क्वेश्चन ना आया तो, मतलब दो की तो एवरेज है, मैक्सिमम 3-4 भी आ सकते हैं, मिनिमम एक आएगा, एवरेज बेसिस पे दो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। सो प्राइमरी डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट, या नन ऑफ द अबव, ए बी सी या फिर डी। सो गाइस लॉक लगा दिया जाए आंसर बी पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं पता क्या है, मैं आपको इसमें, अब आप कह रहे हो कि सर ये तो इजी था, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम गलती यहां पे करते हैं क्योंकि वो फिजिकल डेफिशिट का मतलब समझते हैं, मतलब वो रट्टा मारा होता है उन्होंने फॉर्मूला, फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग। सर ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, चलो जी चक्को किस पे, डी पे आंसर, नन ऑफ द अबव, राइट है। 50% लोग नन ऑफ द अबव सोच रहे थे या सोचेंगे एग्जाम में। गाइस जरूरी नहीं है कि 3 + 2 = 5 हो, 3 + 2 = 5 हो गाइस, ये भी हो सकता है 3 = 5 - 2 हो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी चेक कर लो, राइट है। तो मतलब फिजिकल डेफिशिट जब आता है, एक तो फिजिकल डेफिशिट किस में आता है गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग्स, और एक आता है प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिट प्लस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां से भी फिजिकल डेफिशिट निकाल सकते हैं, यहां से भी। तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला अगर है, दोनों में से कोई है तो वो आंसर है, नहीं है दोनों में से तो आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। बट 50% स्टूडेंट सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से ही इसको सोचते हैं, राइट है। नेक्स्ट गाइस, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग इज, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा गाइस इसमें से, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड या एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है, कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब 3 टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, बताइए ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। गाइस एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन टैक्स होता है, ये भी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो डिविडेंड क्या होता है गाइस, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी अदर कंपनी के शेयर्स में, तो वहां से जो मुझे रिटर्न आई इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, शेयर्स खरीदता हूं तो डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड आया, ये टैक्स नहीं है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या गाइस, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, हर क्वेश्चन को करने के बाद आपको लग रहा है कि यस यार ये मेरा चैप्टर अब स्ट्रांग होते जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन एडवांस, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। गाइस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में याद रखना एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। परचेज ऑफ शेयर, यस एसेट बढ़ रही है, लोन एडवांस एसेट इंक्रीज हो रही है, याद रखना लोन लेना लायबिलिटी होती है, लोन देना एसेट होती है, राइट। सब्सिडीज, हाँ यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहां पर ना तो एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा ना ही लायबिलिटी पे। एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये भी आपका एसेट इंक्रीज कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, आंसर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज, अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है वेरी स्मॉल बोरिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरिंग, या लार्ज अमाउंट ऑफ बोरिंग, या नो बोरिंग, ए बी सी या डी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से अपने कॉपी पेन जहां पे कॉपी निकाली हुई है वहां पे आंसर लिखिए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। और गाइज एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप चाहते हो डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना, डेली हमारा क्विज होता है, राइट है, वीकली मिनिमम 4 डेज तो रहेगा, तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा डेली 10 बजे क्विज रहता है, राइट है। तो पहले ही आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि यार कल के
क्विज का क्या टॉपिक रहेगा, तो वो टॉपिक के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्विज रहेगा और बाद में आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कितना पानी में हो। कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करिए, क्विज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं, राइट है। और डिस्क्रिप्शन में ऐप भी दिया हुआ है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आने वाले एक हफ्ते में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे मिलने वाला है। बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं आपको, एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बहुत कुछ मिलने वाला है ऐप पे भी। तो जल्दी से जाइए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन आवर रेगुलर क्विजेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। हाँ, लार्ज फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज लार्ज बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। जितनी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगी उतनी ज्यादा बोरिंग्स होगी। फिस्कल डेफिसिट स्मॉल है तो बोरिंग स्मॉल है, फिस्कल डेफिसिट लार्ज है तो बोरिंग्स भी लार्ज है। राइट सर। अ प्राइमरी डेफिसिट इज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है बोरिंग चाहिए। किसके लिए बोरिंग चाहिए, राइट ना। कई स्टूडेंट्स तो ऊपर से पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट बजट को, वो इतना डीपली पढ़ते ही नहीं है, उसके इम्प्लीकेशन नहीं पढ़ते गाइस, राइट है ना। उनको बहुत दिक्कत आती है। ये हम कह सकते हैं अबव एवरेज, बट जिसने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके लिए बिलो एवरेज या एवरेज हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरिंग। सर प्राइमरी डेफिसिट में भी बोरिंग होती है? हाँ जी, प्राइमरी डेफिसिट में भी बोरिंग होती है। तो वो बोरिंग किसकी वजह से हुई है? बोरिंग्स किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट या ऑल टाइप ऑफ पेमेंट या सम स्पेसिफिक पेमेंट? ए बी सी या फिर डी बेटा, ए बी सी या फिर डी, बताइए गाइस, ध्यान से देखिए। फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट। उस टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट तो माइनस कर दिया, तो क्या बचा? अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब बोरिंग्स अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस? आंसर नंबर बी, आंसर बी। क्लियर है? यस और यस, यस सर। नेक्स्ट गाइस 22, an annual statement of the estimated receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as। एक एनुअल स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की होती है एक साल के अंदर अंदर, उसे क्या बोला जाता है? बजट, इनकम एस्टिमेशन, अकाउंट एक्सपेंडिचर या फिर आता नहीं है ना। अब वो रिटर्न एग्जाम नहीं है जहां पे आप लिख सकते हो बैल हमारा बाप है आगे नहीं 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 नहीं, गाय हमारी माता है आगे कुछ नहीं आता है। या फिर एक स्टोरी लिख के आओ, ऐसा ऐसा हो गया था जी, कोरोना हो गया था, प्लीज मेरे को मार्क्स दे देना, आपको दुआ लगेगी। अब दुआ वगैरह कुछ नहीं, आपकी ओएमआर शीट कंप्यूटर चेक करेगा, ए बी सी या डी, वो यही भाषा समझता है, उसके अलावा उसके पास कोई भाषा नहीं, इमोशन नहीं है, राइट ना। टीचर इमोशनल होकर आपको मार्क्स दे सकता था, पास कर सकता था, टॉपर बना सकता था, बट कंप्यूटर के पास कोई इमोशन नहीं होते गाइस। तो एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेशन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर इज नोन एज बजट। बेटा बजट, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? वैट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स है गाइस? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, बताइए जल्दी से। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स ए बी सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर इज डी, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट गाइस, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन कलेक्ट बाय वे ऑफ रेवेन्यू। भाई खर्चा ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी इजी। अगर खर्चा ज्यादा है रिसिप्ट से तो उसे क्या बोल देंगे? डेफिसिट बोला जाता है। कौन सा डेफिसिट? बजट डेफिसिट। सरप्लस कब होता है? जब रिसिप्ट ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला भी कि सर आपके एमसीक्यूज में मजा आ जाता है। मैं कह यार ऐसा क्या है, राइट है। बाद में उसने बताया, और हाँ हालांकि आप सबको भी ये रियलाइज होगा, बाकी लोग अगर एमसीक्यूज करवाते हैं ना, वो सिर्फ एमसीक्यूज देता है यार ठीक है बोलते रहो आंसर बोलते रहो, राइट है। हम एमसीक्यूज के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी करते हैं कि भाई डेफिसिट क्या होता है, तो सरप्लस क्या होता है, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाती है। तो हमारी एमसीक्यूज प्लस रिवीजन साथ साथ चलती है। आगे बढ़ते हैं गाइस।
द फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग। फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, अदर देन क्या होता है, वही आपका आंसर है, अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन टैक्स, अदर देन स्पेंडिंग, अदर देन बोरिंग। ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर बताइए गाइस, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, डी क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट, इसमें से कौन सा बजट का कंपोनेंट है, फिस्कल बजट, कैपिटल बजट, बोथ या नन, बताइए बेटा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, बेटा बताइए। फिस्कल बजट या फिर कैपिटल बजट या बोथ, बेटा दोनों, दोनों किसका पार्ट है, बजट का ही तो पार्ट है यार। फिस्कल बजट भी बजट का पार्ट है, कैपिटल बजट भी बजट का पार्ट है, राइट है, बोथ ऑफ दिस। विच या व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर। फिस्कल रेवेन्यू और फिस्कल एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं गाइस, बजट, फिस्कल बजट या कैपिटल बजट या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फिस्कल बजट। क्या बोला जाता है गाइस, फिस्कल बजट बोला जाता है, राइट। आगे, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज टैक्स एंड ड्यूटीज इज नोन एज, जो टैक्स से, ड्यूटी से पैसा कलेक्ट किया जाता है उसे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए गाइस, ए बी सी या फिर डी। 28 एवरेज क्वेश्चन है बेटा, एवरेज क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है, जो अमाउंट कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, बिल्कुल जी, रेवेन्यू, कौन सी, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सी है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड। गाइस जो इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, पहले तो आप ये एनालाइज करिए वो रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल आंसर है, अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू कौन सी है, टैक्स वाली है, नॉन टैक्स वाली है। तो गाइस इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड, क्या ये टैक्स रेवेन्यू लग रही है, नहीं है, तो आंसर क्या है बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरिंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, लास्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, एंड विद इजी क्वेश्चन। तो बोरिंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, क्या है बोरिंग गाइस, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है या डेफिसिट इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट यार, फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, इजी है बट फेवरेट है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। तो बताइए करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिसिट। सो गाइस इसी के साथ यहां पर हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, सर पार्ट 2 भी आएगा, यस पार्ट 2 भी आएगा, बट वो जब सभी हम पार्ट 1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1 की सीरीज चल रही है, देन फिर पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा एग्जाम से जस्ट पहले। पार्ट 1 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, पार्ट 2 में हम असर्शन एंड रीजन करेंगे और पार्ट 3 में हम इसको और शॉर्ट कर देंगे, जो 30 इंपॉर्टेंट है इसको हम 10 कर देंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन, राइट है। सो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा यार उतना मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, क्योंकि आपकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। अभी हम बहुत छोटी सी फैमिली हैं, बट मैं गारंटी देता हूँ हम जो कंटेंट लाते हैं और जो आपके लिए आने वाले टाइम में लाएंगे, ये बहुत सारे अदर चैनल जो थाउजेंड्स अगर बात करें ना उनके मतलब सब्सक्राइबर हैं, राइट है, 100K 500K तक हैं, वो भी ये कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करते। वो सिर्फ उतना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप 50 60 70 मार्क्स ले पाओ, बट ये कंटेंट वो है जो प्रीमियम कंटेंट है गाइज। तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस फैमिली को इंक्रीज करने में मेरी हेल्प करें, सिर्फ इतनी सी अगर आपकी तरफ से हेल्प, और आप अगर इसके लिए 5 to 10 मिनट्स निकाल के इतना करेंगे तो मेरे लिए सफिशिएंट है। और बाकी यार आपके लिए क्या करना है, आपके 100 में से 100 लाने के लिए उसकी सरदर्दी मेरे पे छोड़ दो, राइट गाइज। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहें गाइज। थैंक यू वेरी मच।